हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज हम जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। CSIR नेट पार्ट ए में आपके लिए अगर देखें तो नंबर सिस्टम एक अच्छा रोल प्ले करता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपके जनरल एप्टीट्यूड वाले पार्ट में, हर बार 1 से 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं। तो आज हम नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो हमारे नंबर्स होते हैं वो कई डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम से पहले हम जानते हैं नंबर्स क्या होते हैं। तो डिजिट्स अगर कंबाइन करते हैं, डिजिट्स अगर मिलते हैं तो नंबर्स बनते हैं। तो डिजिट्स हमारे क्या क्या होते हैं? 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये सारे हमारे डिजिट्स होते हैं। अब जब डिजिट हमारे कंबाइन करते हैं तो हमारे नंबर्स बनते हैं। अगर देखें तो 2 3 अगर कंबाइन करेगा तो हमारा 23, ये हमारा नंबर हुआ, ये हमारे डिजिट्स हुए। तो डिजिट्स हमारे जब कंबाइन करते हैं तो नंबर्स बनते हैं। अब नंबर्स भी हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये वाला चार्ट आप एक बार देख लीजिए। पहले हम इनको डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे एंड देन फिर से इस चार्ट को देखेंगे, तब और अच्छे से समझ में आएगा। हम चार्ट को ऊपर से नहीं नीचे से देखेंगे तो और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो पहला आता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स हमारे वो होते हैं जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ये हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट तक जो भी नंबर्स होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। जो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है वो हमारा क्या होगा? 1, क्योंकि यहां से भी काउंटिंग स्टार्ट हो रही है 1 से। तो और जो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा, तो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कोई नहीं होता है, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाता है। जहां तक भी हम काउंटिंग कर सकते हैं तो वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। बहुत ही बेसिक है। होल नंबर जो भी हमारे नेचुरल नंबर्स थे उसमें अगर हमने 0 ऐड कर दिया, जो भी हमारे नेचुरल नंबर्स थे उसमें अगर हमने 0 ऐड कर दिया, वो हमारे होल नंबर्स हो गए। नेचुरल नंबर्स हमारे क्या थे? 1 2 3 4 इनफाइनाइट। अगर इसमें हम 0 और ऐड कर देते हैं तो ये हमारे हो जाते हैं होल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंटीजर्स। अभी हमने होल नंबर पढ़ लिया, 0 से इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर, 1 से इनफाइनाइट तक। और इंटीजर्स में क्या करेंगे कि अगर इसमें निगेटिव नंबर्स ही अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। लाइक अभी हमने काउंट किया था 0 से 1 2 3 4 जो भी नंबर्स आते जाएंगे। अगर हम यहां पे निगेटिव नंबर्स को भी कंसीडर कर लेते हैं, जो भी नंबर्स आएंगे तो वो हमारे हो जाएंगे इंटीजर्स नंबर। ये सारा मिलके हमारा क्या होगा? इंटीजर्स नंबर हो जाएंगे। यहां पे देखेंगे तो निगेटिव इंटीजर्स हमारे होते हैं माइनस। जो भी हमारे नेचुरल नंबर्स थे उसमें अगर हम निगेटिव साइन लगा देंगे तो वो हमारे हो जाएंगे क्या? निगेटिव इंटीजर्स। अगर जो हमारे नेचुरल नंबर्स थे उनमें हम पॉजिटिव वाला साइन ऑलरेडी होता है तो वो हमारे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब इसमें एक मिस हो रहा है जो कि है 0। अब आप पूछेंगे कि 0 इंटीजर होता है नहीं होता है? 0 भी इंटीजर होता है। ये आपका होता है नॉन नेगेटिव एज वेल एज नॉन पॉजिटिव। ये नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, तो 0 भी आपके इंटीजर्स में काउंट होता है। ये देखिए, ठीक है, इंटीजर्स नंबर हो गए। अब आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर जो भी नंबर हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं वो हमारा होगा रेशनल नंबर। और जैसे 5/3 है, 5/3 है, ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया। तो P/Q के फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं तो वो हमारा हो गया रेशनल नंबर। अगर हम 3 है हमारा, 3 को अब कहेंगे आप कि इसको P/Q के फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो 3 के अपॉन 1 करेंगे तो ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया। तो इस तरीके से P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको भी। तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। इसमें एक कंडीशन होती है कि P/Q के फॉर्म में आप लिख तो रहे हैं लेकिन Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए।
अब इसमें भी जैसे इंटीजर्स में हमने बात करी थी कि जीरो इंटीजर होगा या नहीं होगा, अब इसी तरीके से आता है रैशनल नंबर में जीरो रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा। तो लिख के देख लेते हैं, जीरो है, 0.1 लिखेंगे तो जीरो ही आएगा, 0.1 लिखेंगे तो जीरो ही आएगा। तो इस तरीके से जीरो भी हमारा रैशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट होता है इररेशनल नंबर। अभी हमने रैशनल नंबर पढ़ा, तो इररेशनल नंबर वही हो जाएंगे जो जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारा इररेशनल नंबर हो गया। P अपॉन Q के फॉर्म में जिसको हम नहीं लिख सकते वो हमारा इररेशनल नंबर होता है। इसके लिए और भी कंडीशन होती है कि ये नॉन रिकरिंग होता है, नाइदर रिटन एंड रिकरिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब क्या हुआ, रिकरिंग मतलब रिपीट होना, एक तरीके से जैसे 1.41 है, अगर 4141 इस तरीके से रिकरिंग रिपीट हो रहा है तो ये क्या होते हैं इररेशनल नंबर, ना तो रिकरिंग होता है ना ही रिपीट करता है, तो वो हमारे नंबर्स हो गए कौन से, इररेशनल नंबर। ठीक है, यहां पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। √2 है आपका, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.4114, इस तरीके से मतलब कॉन्टिन्यूस चलती रहती है। और ऐसे ही √3 की वैल्यू देखेंगे 1.7312, इस तरीके से ही आगे चलती रहती है। तो इररेशनल नंबर वो हमारे नंबर होते हैं जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते और नॉन रिकरिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका और रियल नंबर्स, जो भी रैशनल नंबर हैं। अभी हमने पढ़ा रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो वो हमारे हो जाते हैं रियल नंबर। रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर, ये हमारे हो गए रियल नंबर। वो नंबर जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे रैशनल हुए, और इररेशनल जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो वो हमारे रियल नंबर हो जाएंगे। अगर हम बात करें 1 रियल नंबर है या नहीं है, तो 1 तो हमारा रियल नंबर होगा ही, क्योंकि ये P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें √3 जैसे अभी बात करी, ये इररेशनल है तो वो भी आपका रियल नंबर हो जाएगा। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो हमारा रियल नंबर हो। रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखेंगे। जब हम रैशनल और इररेशनल नंबर का सम करते हैं, रैशनल और इररेशनल नंबर का चाहे हम सम करें चाहे हम डिफरेंस करें, वो हमारा इररेशनल नंबर ही रहेगा। और अगर प्रोडक्ट करते हैं दोनों का तो भी आपका इररेशनल नंबर ही रहेगा। ये आपके क्वेश्चंस में यूज होते हैं, जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये आपके क्वेश्चंस में यूज होंगे। इस तरीके से आपके कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि ये आपका रैशनल नंबर है या नहीं है, आपको क्वेश्चन में इस वर्ड यूज होगा कि ये इररेशनल नंबर से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इररेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब ये चार्ट हम देखेंगे, हमने स्टार्टिंग में चार्ट को अच्छे से नहीं समझा, अभी देखेंगे। नेचुरल नंबर्स हमने क्या हुआ 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, ये हमारा नेचुरल नंबर है। और अगर उसमें जीरो हम ऐड कर दे रहे हैं, जीरो ऐड कर दिया तो हमारा बन गया क्या, होल नंबर। अब होल नंबर क्या हो गया, जीरो से इनफाइनाइट के बीच में। देन आता है नेगेटिव नंबर्स, जो भी इंटीजर्स है, इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, और जीरो होता है। तो इन तीनों को कंबाइन करके हमारा क्या बनता है, इंटीजर बनता है। ठीक है, अब रैशनल नंबर की बारी आती है। तो इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, कंप्लीट नंबर होते हैं। 1 2 3 मतलब पॉइंट्स में नहीं आता है। अगर ये पॉइंट्स में रैशनल नंबर्स, नॉन इंटीजर रैशनल नंबर की बात करें 1.2 1.5 1.6 इस तरीके से जो नंबर्स होते हैं, अगर उनको भी कंबाइन कर देंगे तो हमारे बनेगा रैशनल नंबर। इररेशनल नंबर अभी आपको बताया ही, जो इसको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं, तो वो इररेशनल नंबर होते हैं। दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा रियल नंबर बनेगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं कुछ और टाइप्स के भी नंबर होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चंस में इसके बारे में बात की जाती है, तो उसको देखते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं हमारे जो कि
खुद से डिविजिबल होते हैं या फिर 1 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, उसके फैक्टर्स जो होते हैं वो दो ही होते हैं जिसके फैक्टर उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे 17 को अगर किसी से डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड नहीं होगा, अगर डिवाइड होगा भी तो या तो 17 से होगा या फिर 1 से होगा। तो इसके दो ही फैक्टर हुए, तो ये हमारा हो गया प्राइम नंबर। इसी तरीके से एग्जांपल आप देख सकते हैं 13 है, 13 को भी हम 13 से डिवाइड कर सकते हैं या 1 से डिवाइड कर सकते हैं, किसी और नंबर से डिवाइड यहाँ पे नहीं कर सकते। तो ये हमारा होगा प्राइम नंबर। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर के ऑपोजिट थोड़ा सा है, क्या है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, वो नंबर्स जो कि जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं वो हमारा कॉम्पोजिट नंबर होता है। जैसे हमने ले लिया 20, अब इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं एंड 20 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 1 तो आपका है ही, इतने ज्यादा नंबर से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हमारा हो गया कॉम्पोजिट नंबर। तो वो नंबर जिसको हम 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं, उसको हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होता है, वो पेयर, 2 इंटीजर्स का वो पेयर जो कि एचसीएफ उसका 1 होता है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, जो भी फैक्टर्स होते हैं कोई भी कॉमन नहीं होते हैं, तो वो होता है हमारा को प्राइम नंबर। अगर कुछ भी कॉमन होगा तो वो होगा 1। एचसीएफ को, एलसीएम को अभी हम आगे इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम यहाँ पे देखें 7 एंड 12, इसमें क्या डिवाइड कर सकते हैं, केवल 1 से ही डिवाइड हो सकता है, तो इसके लिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 1 हुआ, इसमें केवल 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं और भी किसी उससे डिवाइड नहीं होगा। 5 एंड 11 हुआ, 5 एंड 11 में किससे डिवाइड कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसके लिए एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया। तो जिसके लिए एचसीएफ 1 होता है, जिसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है, उसके लिए क्या होगा, कॉमन को प्राइम नंबर उसको बोलेंगे। इवन एंड ऑड नंबर, नेक्स्ट आता है आपका इवन एंड ऑड नंबर। बहुत ही सिंपल है, जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं वो आपके हो गए इवन नंबर, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो आपके हो गए ऑड नंबर। ठीक है, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो आपके हो गए इवन नंबर, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो आपके हो गए ऑड नंबर। जैसे 1, 7, 8 ये हो गया आपका, ये क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, तो ये आपका होगा इवन नंबर। अगर हम 135 देख लें, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ये आपका ऑड नंबर। ठीक है, अब आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी ये भी आ रही होगी कि 178 आपने बता दिया कि भाई 2 से डिविजिबल है, तो डायरेक्टली आपने कैसे बता दिया। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल। कैसे हमें पता लगता है कि ये पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। कुछ उसके लिए रूल्स होते हैं, अगर आप वो आपको पता होंगे, आप डायरेक्टली नंबर देख के बता देंगे। जैसे मैंने इसको देख के बता दिया भाई ये 2 से डिविजिबल है, तो आप डायरेक्टली नंबर देख के बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, आपका आता है डिविजिबिलिटी रूल। इसमें कुछ 8 से 10 रूल है जो कि आपको पता होने चाहिए। आप डायरेक्टली कितना भी बड़ा नंबर हो आप देख के बता सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है, 3 से है, 4 से है, किससे डिविजिबल है और किससे डिविजिबल नहीं है। सबसे पहले देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। अभी मैंने कैसे बताया 178 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 का जो रूल होता है, अगर उसका लास्ट डिजिट इवन है, अगर उसका लास्ट डिजिट इवन है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो आप डायरेक्टली आप देख के बता सकते हो कि ये इवन है या नहीं है। अभी मैंने बताया कि इवन कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं या नहीं। तो यहाँ पे उसका थोड़ा सा उल्टा ही हो गया कि जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन होते हैं और
जो नंबर्स इवन या जीरो होते हैं, इवन या जीरो जिसका लास्ट डिजिट होता है, उसको हम 2 से डिविजिबल मानते हैं। 1 7 8 5, ये अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है, 5 है मतलब ये ऑड है। और 2 से डिविजिबिलिटी का क्या है कि वो इवन होना चाहिए लास्ट डिजिट, अगर लास्ट डिजिट इवन है तभी वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इवन है या फिर लास्ट डिजिट जीरो है तब भी हो जाएगा, जैसे 1 7 8 0, अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि लास्ट जो डिजिट है, यूनिट डिजिट है आपका, वो जीरो है। तो या तो जीरो होना चाहिए या फिर इवन होना चाहिए, जीरो होना चाहिए या आपका इवन होना चाहिए। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 3, अभी हमने 2 का देखा, अब 3 का देखते हैं कि 3 से डिविजिबल कौन से नंबर्स होते हैं। क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, वो दिए गए हैं, जैसे 1 5 4 3 4 6 ये दिया गया। अब इस आपसे पूछ लिया गया ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अब आप ऐसे नहीं करेंगे कि इसको डिवाइड करने बैठेंगे, आपको ये रूल पता होने चाहिए। अब आप क्या करेंगे कि इसको सम कर लेंगे, 4 + 3 + 4 + 6, तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया, 10 13 और 17 17 23, ये 23 हो गया, ये 3 से डिविजिबल। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल पहले बता देता हूं कि 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होगा कि जो भी डिजिट्स है, नंबर्स के जो भी डिजिट्स है वो 3 से डिविजिबल अगर है तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। स्टार्टिंग में मैंने बताया था जो नंबर होता है वो डिजिट से मिलकर बना होता है, तो डिजिट का अगर सम करेंगे, जो भी सम आपका आता है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो आप कह सकते हैं कि ये नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे अगर सम किया 23 आया, 3 से अगर 23 डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। तो ये बोलेंगे कि ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है उसको देखते हैं। 4 to 9 है, 4 + 2 + 9, इसका अगर सम करेंगे और 15 आ जाएगा, जो 15 आपका 3 से डिविजिबल होता है तो 4 to 8 आपका 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं जो कि डिविजिबिलिटी बाय 4। 4 से कौन से नंबर डिविजिबल होंगे, कौन से नहीं होंगे, देखते हैं। 4 से डिविजिबल वो नंबर होंगे आपके जो कि अगर लास्ट 2 डिजिट, कोई भी नंबर है उसके लास्ट 2 डिजिट में या तो 4 से वो डिविजिबल है या फिर 0 0 है, तो वो आपके 4 से डिविजिबल होंगे। जैसे 7 7 2 ले लेते हैं, 7 7 2, तो लास्ट 2 डिजिट हमको देखने हैं, लास्ट 2 डिजिट देखना है। 72 है, 72 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 जा 4, 3 2 4 8 जा, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि 7 7 2 भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और दूसरा क्या बताया कि लास्ट अगर 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट अगर 0 0 है तो भी वो 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 5 का बहुत ही सिंपल है, 5 का बहुत ही सिंपल है। अगर हम केवल लास्ट डिजिट इसमें देखना है, अगर लास्ट डिजिट 0 है या 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 0 है या 5 है तो आपका 5 से डिविजिबल होगा, ये बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं 6 से कौन से नंबर डिविजिबल होंगे। तो हमने देखा कि अभी 2 से नंबर कौन से डिविजिबल हो रहे थे, 3 से कौन से डिविजिबल हो रहे थे। अगर 6 की बात करें, अगर कोई भी नंबर 2 and 3 दोनों से डिविजिबल है, 2 and 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं 9 5 4 का। पहले 2 से डिवाइड करने का ट्राई करते हैं। 2 से डिवाइड करने का क्या रूल था कि अगर वो नंबर इवन है तो वो आपका 2 से डिविजिबल होगा। तो इवन के लिए हमने देखा लास्ट डिजिट आपका 4 है तो आपका ये नंबर इवन हो गया, तो 2 से डिविजिबल तो हो गया। 3 से क्या बोला था कि जो डिजिट्स है आपकी, दो भी आपके डिजिट्स है उनको सम करेंगे देन उसको डिवाइड करेंगे। तो 9 5 14 हो गया, 4 हो गया 18,
18 आया, 3 से डिवाइड किया 6, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, तो 6 से भी हो जाएगा। तो 6 के लिए क्या है, अगर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है तो 6 से भी आपका डिविजिबल होगा। सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 7। 7 वाला थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, उसको हम इजी वे में समझेंगे। किस तरीके से, अगर कोई नंबर जैसे 322 दिया गया है एग्जाम्पल में, तो लास्ट 2 डिजिट है उसको 2 टाइम्स करेंगे, उसको 2 टाइम्स करेंगे एंड इसमें आपका माइनस कर देंगे। द रिमेनिंग पार्ट गिवन इन द मल्टीपल इज 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन यूनिट डिजिट का अगर हम ट्वाइस कर रहे हैं, यूनिट डिजिट का हमें ट्वाइस करना है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर इज मल्टीपल ऑफ, मतलब ये इसका किया 32 एंड इसको हमने अगर ट्वाइस किया तो 4 हो गया, ये आ गया आपका 28, ठीक है। 28 अगर आ गया, ये जो नंबर है अगर 7 से डिविजिबल है, अगर 7 से डिविजिबल है तो आपका जो भी नंबर 322 था वो भी डिविजिबल होगा। तो 7 से डिविजिबल है, ये 4 टाइम्स जाएगा, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स जाएगा, तो ये भी नंबर आपका डिविजिबल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 8 से कौन से नंबर डिविजिबल होंगे, कौन से नहीं होंगे। 8 के लिए क्या होता है, जैसे हमने 2 के लिए देखा लास्ट डिजिट आपका इवन होना चाहिए, एंड 4 के लिए देखा लास्ट 2 डिजिट का हम देख रहे थे, लास्ट 2 डिजिट अगर से डिविजिबल है या डबल 0 है तो वहां पे वो डिविजिबल था। 8 के लिए देखेंगे लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट्स अगर हम देख रहे हैं, अगर वो 0 है या फिर 8 से डिवाइड कर सकते हैं, डिविजिबल है, तो वो आपका कंप्लीट नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। ये देखेंगे एग्जांपल, तो लास्ट 3 डिजिट आपकी 0 है तो ये डिविजिबल है। 432 देखेंगे, 432 अगर 8 से डिविजिबल है तो ये डिवाइड हो जाएगा, 5 टाइम्स आएगा 3 2 एंड 8 4 जा 32, तो डिविजिबल है, तो ये भी आपका नंबर 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देखते हैं 9 से। 9 और 3 का काफी सिमिलर है। 3 में हमने देखा था कि जो भी डिजिट्स है उनका सम करेंगे, सम जो है अगर वो 3 से डिविजिबल हो गया तो वो 3 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से 9 का है, अगर कोई भी नंबर हमें चेक करना है कि 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो वो आप उसके डिजिट्स को सम करेंगे और 9 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर वो डिवाइड होता है तो वो आपका 9 से डिविजिबल होगा, अगर डिवाइड नहीं होता है तो वो आपसे 9 से डिविजिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं 8946। 8946 का अगर हम सम करेंगे 8 + 9 + 4 + 6, 9 8 17, 17 4 21 एंड, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 27। 27 को 9 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, तो ये मतलब ये आपका जो नंबर है वो भी आपका डिविजिबल है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है आपका 11 से। अभी हमने सारे देख लिए, 2 से देखा, 3 से, 4 से, 5 6 7 एंड 8 9 10 तो बहुत ही इजी है। अगर लास्ट डिजिट आपका 0 आ रहा है तो वो 10 से डिविजिबल होगा, तो 10 को इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा। और 11 अगर हम देखते हैं तो 11 में क्या होता है कि अगर इवन नंबर डिजिट्स जो आप कहते हैं इवन डिजिट्स एंड ऑड डिजिट्स दोनों का अगर हम डिफरेंस करेंगे, जो डिफरेंस आया वो 11 से डिविजिबल है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये 11 से डिविजिबल है। तो ये आपको रूल याद रखना है 11 वाला, कि जैसे ये वाला बड़ा सा नंबर ले लेते हैं 5 4 6 5 9, ये आपका ऑड नंबर्स हो गए, ये आपके इवन नंबर्स हो गए। इसको मैं ई लिख देता हूं, इवन नंबर्स हो गए, ये आपके ऑड नंबर्स हो गए, ऑड डिजिट्स हो गए। तो ऑड डिजिट्स का अगर हम सम करेंगे 5 6 और 9, और आपका क्या होगा जाएगा 20, और इवन का करेंगे तो आपका हो जाएगा और 9, ठीक है। आई थॉट कुछ तो मिसमैच हो रहा है। 5 4 6 5 9, तो 5 4 6 5 9 की अगर हम बात करेंगे
हाँ 20 और 9 आ गया। अगर इनका हम डिफरेंस निकालेंगे तो आपका डिफरेंस क्या आ गया 11, और 11 से 11 तो डिविजिबल है ही, तो ये नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो 11 से डिविजिबिलिटी का एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि जो भी डिजिट्स इवन नंबर्स पर हैं और ऑड पर हैं, दोनों का सम करके डिफरेंस निकालेंगे, सम करके डिफरेंस निकालेंगे तो उसको हमें अगर 11 से डिविजिबल है तो वो कंप्लीट नंबर्स भी 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आता है 12 से। 12 से सिंपल है, जिस तरीके से 6 से देखा इसी तरीके से 12 से देख रहे होंगे। अगर कोई नंबर है वो 3 और 4 से डिविजिबल है तो वो 12 से भी डिविजिबल होगा। बहुत ही सिंपल है, 3 4 का आपको बता ही दिया है किस तरीके से चेक करना है, तो आप उस तरीके से 12 का भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्रेलिंग जीरोज। ट्रेलिंग जीरोज क्या होती है? और किसी भी नंबर में लास्ट में जितनी जीरोस लगी होती हैं वो होती हैं ट्रेलिंग जीरोस। तो हमें क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि आप एक भारी भरकम सा दे दिया जाता है नंबर और जिसका मल्टीप्लिकेशंस दे दिए जाते हैं, तो हमसे पूछा था इसमें कितने जीरोस होंगे, तो वो आपके ट्रेलिंग जीरोस आ जाते हैं। एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ 1 2 3 4 0 0 6 0 0 0। तो ये जो जीरोस हैं वो ट्रेलिंग जीरोस बोला जाएगा, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में इसके राइट साइड में कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं है, नॉन जीरो नंबर नहीं है, तो ये आपके ट्रेलिंग जीरोस आएंगे, ये हम काउंट नहीं करेंगे। ये हो गया क्लियर, ट्रेलिंग जीरोस क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस हम कैसे, अब हम देखेंगे नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं। जो भी नंबर है 2 into 5 कि जितने भी मल्टीपल्स उसमें बन रहे होते हैं, 2 into 5 के जितने भी मल्टीपल्स बन रहे होते हैं उसमें उतने ही जीरो होते हैं। अब मल्टीपल्स कैसे हम देखेंगे कि कितने मल्टीपल्स बन रहे हैं, वो हम एक बार देखते हैं। लाइक अभी हमें एक दिया गया है कि 2 to power 5 और 6 की पावर 4 एंड 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 4। ये बोला गया हमसे कि ये जो नंबर है इसमें बताइए कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अब हम इस तरीके से देख के तो बता नहीं पाएंगे, हमें क्या करना है, इसको फॉलो करना है कि 2 और 5 के कितने पेयर्स बन रहे हैं, 2 into 5 के कितने पेयर्स बन रहे हैं वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर 5 है, इस 6 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 एंड इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 4। अभी हमें इसको देखेंगे तो 2 की पावर तो आपकी 9 आ गई एंड 3 की पावर क्या आ गई 6 आ गई, इनको दोनों को हमने सम कर दिया 5 और 4 को, एंड देन 5 की पावर आपकी आ गई 4। तो यहाँ पे अगर 2 और 5 को अगर हमें पेयर्स देखने हैं तो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 एंड 2 की पावर कितना बचा 5 एंड 3 की पावर 6, ये आपका बचता है। तो इसके पेयर्स कितने बने 2 और 5 के, सॉरी इसको हम पूरा ही मिटा देते हैं, फिर से लिखते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 2 की पावर 9 हो जाती है एंड 5 की पावर 4 हो जाती है एंड 3 की पावर क्या हो जाती है 6 हो जाती है। इसमें अगर हम पेयर्स देखेंगे तो कितने पेयर्स आपके बन रहे हैं 2 की पावर 4 एंड 5 की पावर 4। तो इस तरीके से आपके पेयर बनेंगे। 2 into 5 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, तो 2 और 5 के पेयर्स बने 4, तो 4 आपके जीरो हो गए। इसके मल्टीप्लिकेशन में कितने जीरो बनेंगे 4 जीरो बनेंगे, जो कि हमने लिखा 2 and 4 के जितने भी पेयर्स होंगे वो आपके नंबर ऑफ जीरोस बताते हैं। ये तो आपका होगा एक टाइप का। सेकंड टाइप की बात करते हैं। अगर कोई नंबर आपको इस तरीके से दे रखा है फैक्टोरियल में 24 फैक्टोरियल, ये बोला गया है कि आपको 24 फैक्टोरियल में कितने जीरोस होंगे आपको वो बताना है। अब फैक्टोरियल का नंबर मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 24 23 22 इस तरीके से मल्टीप्लाई करते जाओ 1 तक। ठीक है,
ये आपका फैक्टोरियल का मतलब होता है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे वो तो आप पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम इसमें लगेगा और बहुत ज्यादा एफर्ट जाएगा, वो एफर्ट हमें नहीं डालना है। आपको एग्जाम क्रैक करना है और टाइम भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो हम देखेंगे। हमें क्या करना है, 2 एंड 5 के पेयर्स देखने हैं, तो हम क्या करेंगे, 5 को इससे डिवाइड करेंगे, 24 को 5 से डिवाइड करेंगे, 8 पॉइंट समथिंग आएगा। पॉइंट्स के बाद का हमें नहीं लिखना है, जितना हमारा सॉरी ये मिस्टेक हुए, ये 4 जाएगा, 4 के बाद पॉइंट्स आपके आएंगे, तो पॉइंट्स वाला हमें नहीं लिखना है। ये हमारा जो कंप्लीटली डिविजिबल वाला नंबर आएगा वो हमें रखना है। अब 4 आया, तो 4 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो वो डिजिट हमारा हो गया, वो 5 से छोटा हो गया 4, वो डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए ये हमारा हो गया, जो हमारा 4 जीरोस ही होंगे। थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 60 फैक्टोरियल है, ठीक है, 60 फैक्टोरियल है, तो 60 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, यहां पे आएगा 12। 12 को हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं 5 से, दैट इज 2 टाइम्स ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 14 जीरो आपके आ जाएंगे, 12 प्लस 2 दोनों को ऐड कर देंगे, वो 14 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस आपके कितने, 14 बनेंगे। अभी हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लाइक कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन 234। जैसा अभी हमने देखा था 234 है, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 5, 4 एंड 3 बचा और 6, कंप्लीटली ना डिविजिबल होगा। अब 46 आ गया, 46 को हम फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, 9 टाइम्स गया, ठीक है। 9 फिर से डिवाइड हो सकता है 5 से, तो 1 टाइम गया। अब इन तीनों का सम कर लेंगे हम, 46 प्लस 9 प्लस 1, कितना हो गया, 56। आपके 56 जीरोस इस पे आने वाले हैं, ठीक है। आई थोड़ी ये समझ में आया होगा सभी को कि नंबर ऑफ जीरोस आपको कैसे निकालने हैं। ये देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 1000। इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखते हैं 10 इंटू 20 लिखा हुआ है, तो 10 इंटू 1 लिख सकते हैं, इसको 10 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 10 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसी तरीके से लास्ट में हम 10 इंटू 100 लिख सकते हैं, क्लियर। अब इसको अगर हम देखेंगे तो 10 वाला जो है वो 100 तक गया हुआ है, तो 10 की पावर हम 100 कर सकते हैं यहाँ पे, क्लियर। 10 की पावर हम 100 कर सकते हैं, और एंड इसको हम मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, 1 2 3 मल्टीप्लाई ही रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मैं और सही से लिख देता हूं, 1 2 3 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। 10 की पावर 100, तो 10 की पावर जितनी भी होगी वो तो जीरोस उतना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके 100 जीरोस तो ये हो गई। अब हम इसको हटा सकते हैं, इसका हमें पता चल गया, इसमें तो भाई 100 जीरो होगी। 1 to 100 कर सकते हैं, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो जो फैक्टोरियल वाला पहले हमने थ्योरी देखी थी, उससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 100/5 करेंगे, कितना आएगा, 20, 20/5 करेंगे, कितना आएगा, 4, तो 24 यहाँ पे आ गया, तो 24 यहाँ पर जोड़ेंगे, 124 आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ जीरोस। आई थॉट ये समझ में आया होगा आपको, नंबर ऑफ जीरोस हम कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, इसका एप्लीकेशन करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका नंबर सिस्टम में। एलसीएम क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं एचसीएफ, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो भी नंबर्स हमें दिए गए हैं उनमें से जो कॉमन फैक्टर है, सभी नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर है उसको हम एचसीएफ बोलते हैं,
कॉमन फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं? 6 है, 8 है, 9 है, इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 2 इंटू 3 होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 होते हैं, एंड 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाए। ठीक है, अब HCF इसका क्या होगा? अगर अब मैं बात करूं कि 6, 8, 9 का HCF क्या होगा, तो यहां पे देखेंगे 2 इन दोनों में कॉमन है और फिर इसमें नहीं है, 3 इन दोनों में कॉमन है लेकिन इसमें नहीं है। तो वो नंबर जो सभी नंबर्स में कॉमन होता है, कॉमन फैक्टर होता है, वो फैक्टर जो कि सब में कॉमन होता है, उसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें कोई नहीं है तो इनका क्या हो जाएगा? HCF 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 तो सब में होता ही है, इसको हम 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं, तो इनका HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही होता है, जो भी फैक्टर हमारे कर रहे हैं किसी नंबर्स के, तो उनमें क्या क्या कॉमन फैक्टर्स हैं, वो हम इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे एक एग्जांपल है, उसको सॉल्व करके देखते हैं और अच्छे से आपको समझ में आएगा। 24 एंड 288। 24 के अगर हम फैक्टर यहाँ पे निकालेंगे तो 2, 2 एंड 2 एंड 3, इसी तरीके से 288। इसके हमें पहली बात तो ये फैक्टर निकालते कैसे हैं वो आप एक बार देख लीजिए। मैं 288 का निकाल के दिखाता हूं। सबसे लोअर डिजिट से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 144 आ गया, एंड देन हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे एंड ये आपका आ गया 7 2 72, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 एंड 6 36 आ गया, एंड 2 से डिवाइड करेंगे देन आपका आ जाएगा 18। 18 को भी 2 से डिवाइड करेंगे देन आ जाएगा 9। 9 को 3 से 2 से डिवाइड होगा नहीं, देन हम डिजिट बढ़ाएंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया एंड देन 1। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार है? 4 एंड 5, एंड देन 3 इंटू 3। ये आपके आप फैक्टर आ गए। इस तरीके से आप फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकालना भी आप सीख जाएंगे। तो इसमें क्या क्या कॉमन है? 2 इसमें है, 2 है, 2 इसमें है, 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 है, 3 है। ठीक है, तो आपका HCF इसका क्या आ जाएगा? 3। यही आपका आ जाएगा HCF 24। ठीक है, HCF आपको पता चला। अभी देखते हैं LCM क्या होता है। बहुत ही बेसिक है, जो भी आपका जनरल एप्टीट्यूड वाले पार्ट में आता है, मोस्टली 9 और 10th की NCERT बेस्ड आता है। अगर आप देखेंगे ये जो नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं 9th की NCERT में आपको मिल जाएगा। जिसने भी 9th की NCERT या 10th की NCERT बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, उसको बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं होने वाले हैं। उनका एप्लीकेशन करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी आप देखेंगे क्वेश्चंस बहुत इजी वे में पूछे जाते हैं एंड उसका एप्लीकेशन वहां पे यूज होता है। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है आप देख के ही आपका एप्टीट्यूड चेक करते हैं, देख के ही आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अभी हम क्वेश्चन भी इसको देखेंगे। LCM आपका होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। जो भी फैक्टर्स इसमें सबसे कम कॉमन है वो हमारा लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। लाइक अगर हम देखें 24 और 28 का, ये अगर हम देख रहे थे, ये हमारे हो गए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो भी हमारे कॉमन थे। अब जो हमारे कॉमन है उसको हम एक बार ही लिखेंगे, लाइक 2 इंटू 2, जो भी हमारे कॉमन है वो उसको हम एक बार लिखेंगे। ये हमारे कॉमन थे एंड ये रिमेनिंग है 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये हमारा 288 आ जाएगा इसका LCM। यहाँ पे हमने इसी का हमने एग्जांपल लिया था। तो 24 आपका इन दोनों का HCF आ जाएगा एंड 288 जो है आपका LCM आ जाएगा। ठीक है, ये भी आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। LCM ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ठीक है,
पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड आपको याद रखने हैं कि अगर अभी हमने देखा कि जो नंबर्स होते हैं उनका हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर फ्रैक्शन में दे रखा है, अगर P अपॉन Q के फॉर्म में दे रखा है तो वहां पर हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम किसी फ्रैक्शन का निकालने के लिए एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ये अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं जो न्यूमरेटर में है उसका एलसीएम ही निकलेगा, लेकिन जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका हमें एचसीएफ निकालना होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 5/4 है आपका एंड 8/3 है एंड 7/2 है, इसका हमें एलसीएम निकालना है। पहले हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 5, 8 and 7 and HCF of 5, 8, 7 5, 8, 7, इसका हमें HCF पता चल रहा है कि 1 होगा क्योंकि कुछ भी कुछ पे कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमें ये डायरेक्टली यहाँ से पता चल जा रहा है कि आपका ये कॉमन फैक्टर नहीं है तो साथ में इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर अगर होता तो वो हम एक बार ही ले रहे होते, कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसको हम मल्टीप्लाई करके ले लेंगे, ठीक है। तो 8 4 40 और 280/1 हो गया, तो ये आपका एलसीएम आ गया। इसी तरीके से अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो आपका ऊपर एचसीएफ आ जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा। तो आप किस तरीके से देखें, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है। मिस्टेक क्या हुई है, एचसीएफ ऑफ 583 नहीं निकालेंगे, 432 का निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ 4, 3 एंड 2 का निकालेंगे। 4, 3, 2 का अगर एचसीएफ देखेंगे तो आपका क्या आएगा, 4, 3 एंड 2, 4, 3 एंड 2 का बात करें तो भी आपका 1 ही आएगा। रीजन उसका क्या है, 4, 3 और 2 में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे 280, आपका क्या हो गया एलसीएम। एचसीएफ अगर निकालेंगे तो आपका ऊपर क्या आएगा, एचसीएफ ऑफ 5, 8 एंड 7, नीचे एलसीएम ऑफ 5, 4, 3 एंड 2। अब ऊपर एचसीएफ है, कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो 1 आ जाएगा, नीचे 4 × 12 = 24, 1/24 आपका आ जाएगा एचसीएफ। होपफुली आपको समझ में आया होगा। जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जा रहा है ना, जब तक आप उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, तब तक आपको वो बहुत ज्यादा अच्छे से माइंड में बैठने वाला नहीं है। जो भी अभी मैंने समझाया अभी आपको समझ में आ जाएगा, जब आप उसका एप्लीकेशन यूज कर रहे होंगे तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी रहेगी। तो इसलिए जरूरी है कि आपको उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस भी करने होंगे, प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप वो आपको कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठने वाला है, ठीक है। अब देखो, हमने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, जब तक क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, अभी मैंने आपको बताया जब तक क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तब तक आपको वो बेनिफिशियल नहीं होने वाले हैं। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम देखेंगे, ये कैसे आपका यहाँ पे यूज होगा, तो वो आप देख सकते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन ये दिसंबर 2023 का ही क्वेश्चन है जो कि आप सॉल्व करेंगे। और इन द फॉलोइंग फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंटीजर हाउ मेनी 9s आर डिविजिबल बाय देयर इमीडिएट नेक्स्ट टर्म। ये पूछा जा रहा है कितने 9 हैं इसमें जो कि अपने नेक्स्ट टर्म से डिविजिबल हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें 9 फाइंड आउट करेंगे कि कहां कहां पर 9 है और उसका नेक्स्ट डिजिट क्या है, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, ये आपका 9 है, 9 ये है, 9 ये है, 9 ये यहाँ पे है, ये है, एंड देन आपका ये 9 है, ठीक है। 9 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम्स आपका 9 है यहाँ पे। अब हमसे पूछा क्या गया है कि 9 जो अपने नेक्स्ट टर्म से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो कंप्लीटली डिविजिबल के लिए हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट टर्म हमारा 3 है, तो 3 से 9 डिविजिबल है, बिल्कुल है, इसको हमने गोला कर दिया।
9 का नेक्स्ट टर्म क्या है, 5 है, डिविजिबल है, 9 है। 9 का नेक्स्ट टर्म 9 है, ये भी डिविजिबल है, और ये भी आपका डिविजिबल हो जाएगा, ये वाला आपका डिविजिबल नहीं होगा, एंड देन ये वाला आपका डिविजिबल हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा, एंड ये वाला भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे टर्म्स हैं जो कि 6 ऐसे 9 हैं जो कि अपने नेक्स्ट डिजिट से डिविजिबल हैं। देखा क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ये आप क्वेश्चंस अगर कर लेंगे आपको 2 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। तो इसके लिए लेकिन इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर टाइम आपको कम लगेगा और डायरेक्ट आप जो भी पूछा जा रहा है उस पर जाके इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 6, वही आपको दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोडक्ट 1 2 3 4 एंड 51 एंड्स विद। देखो अभी ट्रेलिंग जीरो वाला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा और दिसंबर 2023 में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। इसको सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 51, ये 51 तक है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 51 फैक्टोरियल। 51 फैक्टोरियल लिख लिया। तो फैक्टोरियल वाला आपने कैसे देखा था, फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है, तो हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 10 आ गया। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम डिवाइड कर रहे हैं तो जो पॉइंट के बाद के टर्म्स है वो हमें नहीं लिखने हैं, कंप्लीटली डिविजिबल वाला जो नंबर आता है वो हमें लिखना है। तो 10 आ गया। अगर 10 हमारा 5 से ज्यादा है तो फिर से हम 5 से डिवाइड करेंगे, जब तक 5 से ज्यादा होगा तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। 2 आया, अब 2 तो 5 से कम हो गया तो इसलिए आप डिवाइड नहीं करेंगे, दोनों का सम कर लेंगे। 10 + 2 हो गया आपका 12, तो 12 0 हो गया। देख ले, इतना इजी क्वेश्चंस आते हैं, आपको भी फिर से 2 मार्क्स मिल गए। ट्वेल्व जीरोस। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन है, आप एक बार पढ़िएगा। द फ्लोर शोन इन द फिगर इज टू बी कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स। एक फ्लोर है जो कि ये आपको डायमेंशंस दी गई हैं। एक फ्लोर है, उसमें स्क्वायर साइज के टाइल्स लगाए गए हैं। इफ ऑल द टाइल्स आर टू बी द सेम साइज, सारे टाइल्स जो है आपके सेम साइज के हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द टाइल्स विल बी डू द जॉब। यहां पे जॉब होगा, ठीक है। इस जॉब को करने के लिए आपको कितने टाइल्स लगेंगे, कम से कम कितने टाइल्स लगेंगे वो आपको बताना है। और इसमें एक चीज कहा गया है कि टाइल्स जो है वो स्क्वायर है, वो आपको देखना है। अभी हमने क्या दिया, उसमें बोला गया स्मॉलेस्ट नंबर। ये भी इसमें 2 चीज हाईलाइट करने वाली है, जो कि स्मॉलेस्ट नंबर एंड स्क्वायर टाइल। अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा एलसीएम और एचसीएफ का, यहां पे क्या यूज होगा, एचसीएफ। क्यों, स्मॉलेस्ट नंबर हमको निकालना है, स्मॉल कॉमन फैक्टर निकालना है इनमें कि क्या हो सकता है। ये आपकी डायमेंशंस दी गई हैं, 12 30 मैं लिख लेता हूँ, 12 दी गई है, 30 दी गई है, एंड 18 एंड 24, 18 एंड ये आपकी डायमेंशंस दी गई हैं। इसमें अगर हम इसके कॉमन फैक्टर्स देखें तो 2 × 6 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, और 5 × 6 लिख सकते हैं, और 3 × 6 लिख सकते हैं, एंड 4 × 6 लिख सकते हैं। अब इसमें कॉमन क्या हो गया, 2 5 4, इसमें सब में कॉमन हो गया आपका 6। तो जो टाइल होगा वो किस साइज का होगा, 6 × 6 का। 6 × 6 का क्यों होगा, क्योंकि स्क्वायर है, दोनों ही उसकी डायमेंशन जो होगी वो सिमिलर होगी, 6 ये होगा 6 ये होगा। तो अब हमें टाइल का साइज तो पता चल गया, टाइल का साइज तो पता चल गया, लेकिन हमें टाइल का नंबर्स बताने हैं, टाइल का साइज नहीं बताना है। यहां पे भी लोग कंफ्यूज होते हैं। यहां पे देखिए ऑप्शन भी उसी तरीके का दे रखा है कि आप 6 में कंफ्यूज हो जाएं, तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको देखना है कि हमें टाइल का साइज तो पता चल गया, लेकिन कितने नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगे वो हमें देखना होगा। वो हम कैसे देखेंगे, तो हमारे साइज है टाइल्स का
6 इंटू 6। अब नंबर्स कैसे देखेंगे, ये वाला अगर आप देखेंगे डायमेंशन तो यहाँ पे 12 है, तो 12 है तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे। ठीक है, ये 18 है, ये आपका कितना बचेगा, टोटल 30 है, यहाँ 18 है, ये आपका 12 बचेगा, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएंगे आपके। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा, 18 है या 24 है, तो 24 के अराउंड अगर देखें तो यहाँ पे 4 आ जाएंगे, यहाँ पे 4 टाइल्स आ गए। इसी तरीके से यहाँ पे फिर 3 टाइल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15 16, टोटल 16 टाइल्स लगेंगे आपके। ठीक है, किस तरीके से होगा, नेक्स्ट में एक इमेज भी हमने दिखाई है कि इस तरीके से आपके टाइल्स लगेंगे, तो 6 इंटू 6 साइज के होंगे, तो 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, Which of the following integers can be written as the sum of square of 3 integers? अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब भी मैं नंबर सिस्टम आपको पढ़ा रहा था कि कभी आपको डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा ये इंटीजर है क्या, ये रैशनल नंबर है क्या, नहीं पूछेगा। आपको क्वेश्चन में यूज करेगा, यहाँ पे वर्ड यूज किया इंटीजर। अब आपको पता होना चाहिए इंटीजर्स क्या कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, जीरो जो होता है वो नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, अब हमें ये क्वेश्चन कहां से सॉल्व करना पड़ेगा, ऑप्शन से देख के सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें बोला क्या गया है कि इसमें कौन सा इंटीजर है जो 3 इंटीजर्स के स्क्वायर के सम के बराबर हो सकता, नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, नेवर वाला, ये वाला पॉइंट। अभी लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, कहेंगे कि हाँ भाई चेक कर लिया। अभी हम सबको चेक करते हैं, आपका 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं एंड 0 का स्क्वायर, 4 5 नहीं, आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर, तो ये आपका 6 आ जाएगा। तो इसको तो लिख सकते हैं, देखो 7 को, 7 का देखते हैं, और 7 का 1 का स्क्वायर लिखेंगे या 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ये नहीं लिख सकते, 7 वाला आपका नहीं लिख सकते। अगर 8 का करके देखते हैं, 8 का लिख सकते हैं क्या, 1 का स्क्वायर कर सकते हैं इसको, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तो ये 9 का हो गया, तो मतलब 6 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, इसको मैं 9 कर देता हूं। अभी हम देखते हैं कि 7 का 8 का कर सकते हैं या नहीं कर सकते। 8 का अगर हम देखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे एंड 0 का स्क्वायर करेंगे, तो ये भी आपका कर सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7। देखिए यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं हुआ, जस्ट आपका एप्टीट्यूड जो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसको अप्रोच करना है, वही यहाँ पे यूज होता है। मोस्टली क्वेश्चन आपको इसी तरीके के मिलेंगे जहाँ पे बहुत ज्यादा फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं हो रहा होगा, तो आपको अपना दिमाग खुला रखना है, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, आपका 7 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि सपोज 729 की पावर 22/3 एंड 81 की पावर x/2 इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, इसके फैक्टर्स हम प्रॉपरली निकाल लेते हैं। 729 है, उसका पावर आपका 22/3 एंड 81 का पावर x/2 इक्वल टू 3 है, तो इसका पावर 1 लिख सकते हैं हम लोग। अब हमें क्या करना है कि 3 सामने है, तो हमें यहाँ पर भी 3 के पावर्स में करना पड़ेगा। तो 729, 3 की पावर आपकी क्या होगी, 2, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 कर सकते हैं इंटू 22/3 एंड यहाँ पे अगर हम आप देखेंगे तो 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4 हो जाएगा आपका एंड x/2 हो जाएगा। और इसको ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं x/2 को, क्योंकि बाहर है आपके, तो मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा x/2 इक्वल टू 3 की पावर
1। अब इसको अच्छे से हम सॉल्व कर लेते हैं कि 3 की पावर 44 एंड 3 की पावर यहां पे देखते हैं 2, तो 2x, 3 की पावर क्या हो जाएगी आपकी 2x इक्वल टू 3 की पावर 1। ठीक है, अब इस इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 की पावर दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों प्लस में आ जाएंगे, 44 प्लस 2x इक्वल टू 3 की पावर 1। दोनों साइड 3 की पावर है तो हम कंपेयर करके भी लिख सकते हैं। क्या हो गया कंपेयर करके, 44 प्लस 2x इक्वल टू 1। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 44 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 43। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 21.5 माइनस का 21.5 माइनस का। कोई है आंसर? जी हाँ बिल्कुल है, तो आपका ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं, कितने टाइप्स के आपके नंबर होते हैं, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा हमने, और ट्रेलिंग जीरोस के बारे में पढ़ा, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ा, और देन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़े। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि आपने कई सारे टॉपिक्स पढ़े, आपको रिवाइज करना है, साथ में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे लास्ट टाइम में, उतना ही ज्यादा आपको हेल्प होने वाला है। थैंक यू एवरीवन, इसी तरीके से आप जुड़े रहिए और नए नए कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए। थैंक यू।